हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारा देश और विश्व जो है उसकी निगाहें आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पर लगी हैं, जहां 28 साल बाद फैसला आने जा रहा है कि जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसमें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आपको मालूम है कि पिछले साल जो टाइटल सूट था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब इसमें आज का जो ये मेरा एपिसोड है, इसमें हम बात करना चाहेंगे कि कौन से वो क्राइम्स हैं। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके के प्रोसीडिंग हुई, स्ट्रेंज प्रोसीडिंग हुई। 197 एफआईआर की लखनऊ में, 198 की रायबरेली में। कॉन्स्पिरेसी चार्ज रहेगा आडवाणी जी के अगेंस्ट, नहीं रहेगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। तो क्या चार्जेस हैं, कौन से क्राइम्स हैं जिनके बारे में ये केस है। ये कोई बहुत बड़े क्राइम, मर्डर और डकैती और रॉबरी, उनका जिक्र नहीं है। ये छोटे लेवल के क्राइम्स हैं। लेकिन इस जजमेंट पे देश में रूल ऑफ लॉ की क्या हालत है, उसके सिलसिले पे आपको कुछ अंदाजा लगेगा। ये केस ज्यादा कॉन्स्पिरेसी का है, अबेटमेंट का है, इंसाइटमेंट का है, लोगों को प्रोवोक करने का है, लोगों के मजहबी जज्बात को उभारने का है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 10 से ज्यादा एफिडेविट कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने दिए थे, उनकी वायलेशन का है कि जो हम ओथ पे सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं एज चीफ मिनिस्टर, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। जरा सा मैं आपको वो बता देता हूं जो नारे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखें। ये एक लीगल प्रोसेस है। आज एक जजमेंट होगा, फिर इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत सालों बाद आएगा, उसकी फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, लीगल प्रोसेस है। लेकिन ये जो कुछ नारे हैं जो जस्टिस वाई आर त्रिपाठी ने अपने जुलाई 6 2005 के जजमेंट में नोट किए हैं, और जब उन्होंने जो वीके सिंह जज थे जिन्होंने अडवाणी जी को डिस्चार्ज कर दिया था, उनके उस डिस्चार्ज ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया था। सुन लीजिए, यह केस है मुरली मनोहर जोशी एंड अदर्स का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, जब कटवे काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। उमा भारती का नाम लेके लिखा है जज ने, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। रितंभरा, साध्वी रितंभरा ने, जय श्री राम, हो गया काम, रास की बात है, पुलिस हमारे साथ है। और एक ये भी नारा था, बड़ी खुशी की बात है, पुलिस हमारे साथ है। एल के अडवाणी जी कह रहे थे कार सेवा नीचे से करो। उन्हें बहुत अफसोस था कि कुछ लोग ऊपर से गिर गए, जो गुंबद पे चढ़े हुए थे, उन्हें चोट लग गई। रामचंद्र परहंस, अयोध्या में मुसलमानों को भगा दो, उनको यहां बसने नहीं देंगे। हाशिम का मोहल्ला जला दो। आपको मालूम है कि शाम को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद ये अनरूली मॉब बाहर निकली और वहां पे वायलेंस हुई। ये हाशिम वही है जो उन्होंने ये केस लड़ा था, उनके मोहल्ले को जलाने की बात हो रही है। और उमा भारती ने ये कहा कि तब तक आप साइट से ना हटें जब तक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर आपने पूरी तरह जमी बोस नहीं कर दिया। और उमा भारती ने यह भी कहा, वी हैव डन अवर जॉब, अब जो कमल है उसको खिलाएं। और आप देख लें, यही वो बात है जो सुषमा स्वराज कह चुकी हैं कि ये राम जन्मभूमि आंदोलन में पॉलिटिकल इंटेंशन था, और उस पॉलिटिकल इंटेंशन में आपको मालूम है किस पार्टी का फायदा हुआ। आइए अब जरा सा क्रिमिनल केसेस जो हैं उनको समझ लेते हैं, जिनके बारे में आज फैसला आने वाला है। तो ये चार्जेस हैं सेक्शन 147, 153A रेड विद 149, 153B रेड विद 149, 505 और 120B कॉन्स्पिरेसी का मैंने आपको बता दिया। तो सेक्शन 141 जो है वो अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी अगर उनका इरादा कोई मिसचिफ करने का है, क्रिमिनल ट्रेसपास करने का है, या कोई और ऑफेंस करने का है। फिर 141 क्लॉज 4 में बात हुई कि अगर इस असेंबली का इरादा क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करके किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लेने का है,
और फिर यह भी बात इसमें कही गई कि यह हो सकता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली जब शुरू हुई हो वो लॉफुल हो, बाद में अनलॉफुल हो जाए। आपको मालूम है कि यहां 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिंबॉलिक कार सेवा की इजाजत दी थी, भजन कीर्तन की इजाजत दी थी। गो कि मैं ये समझता हूं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत था, और अगर वो इजाजत नहीं देते तो ये बाबरी मस्जिद जो है उसको गिराया नहीं जाता। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक मेंटल एटीट्यूड है, इसके लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको डिटरमिन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। और ये कैसे इन्फर करेगी कोर्ट? कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि अडवाणी जी, उमा भारती जी और मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल और विनय कटियार और बाकी वो जो चढ़ गए थे गुंबद पर, उनमें कॉमन इंटेंशन था? वो इन्फर करेगी नेचर ऑफ असेंबली से। वो इन्फर करेगी कि क्या आर्म्स असेंबली के पास थे। आपको मालूम है कि यहां भाले थे, यहां त्रिशूल थे, यहां कुदाल थे, यहां फावड़े थे, यहां गिराने के लिए रस्सियां थीं, और द मैनर इन विच दोज आर्म्स वर यूज्ड वो पूरा बीबीसी पे आपने देख लिया। लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉमन इंटेंशन गैदर किया जाएगा फ्रॉम द नेचर ऑफ असेंबली, फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द असेंबली मेंबर्स प्रायर, एट और आफ्टर द इंसिडेंट। आफ्टर द इंसिडेंट स्टेज पे मिठाइयां बट रही थी, स्टेज पे लोग गले मिल रहे थे, मुबारकबादें दी जा रही थी। इसका मतलब ये कॉमन इंटेंशन उस मस्जिद को गिराने का था। और ये बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मोती दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कि जिस्ट ऑफ ऑफेंस 149 में जो है वो है कंडक्ट, और वो कंडक्ट आपने देख ली बीबीसी पे। फिर सेक्शन 149 में क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो एक ऑफेंस है ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए है, और हर वो मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है वो गिल्टी है उस ऑफेंस का जो होता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑफेंस है ये इमीडिएटली कनेक्टेड होना चाहिए विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली जिसका मुल्जिम मेंबर है। और फिर ये भी इसमें प्रोवाइडेड है कि अगर ये आप कमीशन कर रहे हैं किसी क्राइम का और उसमें आपको मालूम है कि असेंबली का जो मेंबर है उसे ये नॉलेज है कि इस तरह का काम हो सकता है, दैट द एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड, तब भी उसकी लायबिलिटी है। ये जो नॉलेज का मुद्दा है ये आपको स्पीचेस से पता चल जाता है। मुरली मनोहर जोशी की मथुरा की स्पीच का मैं आगे जिक्र करने वाला हूं। अडवाणी जी ने साफ कह दिया मैं कोई गारंटी नहीं लेता वहां क्या सिचुएशन होगी। और वाजपेयी जी जो मुखौटा थे उन्होंने लखनऊ से दिल्ली जाते हुए कह दिया कि भाई वहां पर कुछ नुकीले पत्थर हैं, उनको समतल करना जरूरी है। यह भी पूरा बिल्कुल साफ तौर से इंडिकेट कर रहा है इंटेंशन उसको लेवल करने का था। और यह भी एविडेंस पे है कि आत्मघाती जत्थे मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से अयोध्या पहुंचा दिए गए थे। सजा बहुत कम है इसमें, 149 में 6 महीने या फाइन या दोनों। फिर 149 जो है वो ये भी समझ लें कि एक डिक्लेरेशन है वाइकेरियस लायबिलिटी का। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप खुद वो काम करें, आपकी मेयर मेंबरशिप जो है वो काफी है सजा देने के लिए। फत्ते वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है जिसमें कोर्ट ने कहा कि खुद ओवर्ट एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जरा समझ लें जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, एक कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है 34, एक 149 है अनलॉफुल असेंबली जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जो 34 है वो बेसिकली एविडेंस का मामला है, उसमें जो बात की जा रही है वो की जा रही है मीटिंग ऑफ माइंड्स की। और जो 149 है वो अपने आप में एक जुर्म है। जो 34 है उसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स रिक्वायर्ड है। जो 149 है उसके लिए ये जरूरी नहीं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, उसमें मेयर मेंबरशिप जो है अनलॉफुल असेंबली की वो जरूरी है। 34 के लिए 2 लोग भी काफी हो सकते हैं कॉमन इंटेंशन के लिए, लेकिन अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 लोग चाहिए। और आ जाइए सेक्शन 149 है जिससे चार्ज किया गया है, ये दंगे कराने के बारे में है कि whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by member thereof in prosecution of common object of such assembly
एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। इसके लिए 2 साल की सजा है, फाइन है, या दोनों हो सकते हैं। और फिर एक जो बहुत बड़ा चार्ज है इस केस में, वो सेक्शन 153A है, जो 1860 में आईपीसी में नहीं था, 1898 में आया, फिर 1972 में उसे और रिफाइन किया गया। ये बहुत सख्त लॉ है। इसमें हेट स्पीच का जिक्र है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote on ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, linguistic, regional groups, caste और communities, उनको सजा दी जाएगी। ये पूरा जो वाकया हो रहा है, जैसे नारे लग रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये हिंदू मुसलमानों में एनिमिटी, इल विल, हेट्रेड क्रिएट की जा रही है। फिर इसी में बात हो रहा है कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर कोई मूवमेंट, कोई ड्रिल, जो एक्टिविटी जो इसी तरीके की चीज से फियर क्रिएट करती है, अलार्म क्रिएट करती है, या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है किसी रिलीजियस, रेशियल, लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए, तो वो भी उसमें सजा होगी। अब फिर ये भी बात 153A में कही गई कि ये जो बात की जा रही है, इसमें इंटेंशन अब जरूरी नहीं है। इंटेंशन अब इन्फर किया जाएगा आपकी लैंग्वेज से, क्या आपने लिखा है, क्या आपने बोला है। वो नारे मैंने आपको बता दिए जो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 6 जुलाई के रिकॉर्ड कर दिए, उनसे एनिमिटी, हेटरेड, इल विल बिल्कुल साफ जाहिर है। फिर सेक्शन 153B है जो 1972 में आईपीसी में जोड़ा गया। अब यह कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी है, वो वर्ड से, स्पोकन या रिटन या साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कोई ऐसा इल्जाम किसी पे लगाए या ये कहे कि ये आदमी किसी मजहब, किसी लैंग्वेज या किसी कम्युनिटी के मेंबर होने की वजह से ये देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी में यकीन नहीं करता, या इसको इसके सिटीजनशिप राइट से डिप्राइव कर दिया जाए, या डिसहार्मनी क्रिएट हो, या इलविल क्रिएट हो, तो अब ये दूसरा जुर्म है जो बहुत सख्त है। और अगर ये हेटरेड और इलविल क्रिएट की जा रही है प्लेस ऑफ वर्शिप में, बाबरी मस्जिद एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो सजा और बढ़ जाएगी, ये 5 साल हो जाएगी। फिर सेक्शन 505 में भी यही बात आ रही है कि अगर आपने कहीं पे इंसाइट किया किसी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पर्संस टू कमिट क्राइम अगेंस्ट अदर क्लास और कम्युनिटी, तो ये सजा आपकी 3 साल होगी। और अगर ये इंसाइट आपने प्लेस ऑफ वर्शिप में किया तो ये सजा 5 साल होगी। अब कॉन्स्पिरेसी के सिलसिले में आ जाते हैं, जिसके बारे में बता चुका हूं कि कभी ये चार्ज आया, कभी ये चार्ज नहीं आया, और फाइनली ये आ गया। तो कॉन्स्पिरेसी जो है वो इनिशियली तो अबेटमेंट का हिस्सा है। आपको मालूम है 107 में अगर आप किसी क्राइम के लिए इंस्टिगेट करते हैं या एड करते हैं या कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। लेकिन ये बात हो रही थी खास तौर से अगर ठग का मामला है 310 में, या गैंग ऑफ डकैट्स का मामला है, या थीव्स का मामला है 401 में। अब 1868 में ब्रिटिश लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी को वाइडन कर दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मुल्के वर्सेस आर के केस में, और यह कहा कि ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट अपने आप में काफी होगा। फिर 1870 में आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ, 120A इंसर्ट हो गया वेजिंग वार के बारे में। फिर 1913 में इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया और चैप्टर 5A आईपीसी में इंसर्ट किया, जिसमें 120A और 120B है। क्या जिस्ट है? जिस्ट ये है कि कॉन्स्पिरेसी अब एक सब्सटेंटिव क्राइम बन गया। कॉन्स्पिरेसी एज अबेटमेंट तो 107 में था, आपको मालूम है। फिर कॉन्स्पिरेसी टू वेज और अबेट वार 120A में आ गया, और फिर स्पेसिफिक ऑफेंस है कॉन्स्पिरेसी 310, 311, 400, 401, 402 में। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो अब हो रही है 120B में, जो पनिशेबल है अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं 120A में। और इसमें क्या चाहिए कि 2 लोग हों या 2 से ज्यादा लोग हों, उनमें सिर्फ एग्रीमेंट ही अगर हो गया तो वो क्राइम है, ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है। और ये एग्रीमेंट होना चाहिए टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस।
यहां अब एग्रीमेंट अपने आप में क्राइम है। मुझे नहीं मालूम जो क्रिमिनल लॉ रिव्यू कमेटी है वो इस पे क्या सजेस्ट करने वाली है। अब ये एग्रीमेंट जो है ये सीक्रेट प्लेसेस में होता है, छुप के होता है, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस कॉन्स्पिरेसी में नहीं होती, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इट इज अ मैटर ऑफ इन्फ्रेंस, और इसके लिए कोर्ट ने बार बार ये बात कही है, देवेंद्र पाल सिंह का केस है कि कॉन्स्पिरेसी की सजा इसलिए है कि जब एक से ज्यादा लोग मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस मिसचिफ करने का बढ़ जाता है, इसलिए उन सबको सजा होनी चाहिए, चाहे उन्होंने क्राइम में ओवर्ट एक्ट करके पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो। ये जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का केस है, अब इसमें खुद जाके किसी ने कुल्हाड़ी उठा के गुंबद को तोड़ा या नहीं तोड़ा, अब ये जरूरी नहीं है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, चाहे आप खामोश खड़े रहे, लॉर्ड सुनेर ने कहा है इन क्राइम्स इवन दोज हु स्टैंड एंड वॉच आर आल्सो लायबल। अगर वो कॉमन इंटेंशन था, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट था, अगर वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, देखना ये है कि जो सीबीआई की कोर्ट है वो ये वाले जो सारे सेक्शंस हैं इनको किस तरीके से जो अयोध्या की फैक्ट सिचुएशन थी 6 दिसंबर की उन पे अप्लाई करती है। मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं क्रिमिनल कन्विक्शन बहुत मुश्किल से होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को दिया जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन स्टोरी की 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, एक एक्यूज के फेवर में जाए, एक प्रोसिक्यूशन के फेवर में जाए, तो जो एक्यूज के फेवर में जाता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। देखना होगा कि किस तरीके का जजमेंट आता है। हम इस जजमेंट पे और इससे रिलेटेड जो लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट है और मैटर्स हैं उस पे आपसे बात करते रहेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देश में शांति बनाए रखें। ये एक लीगल प्रोसेस है, इसको लीगल प्रोसेस होने दें, इमोशनल इस मैटर में ना हो। अक्सर कोर्ट सजा देती हैं, अक्सर सजा नहीं देती, इसको लॉ की प्रोसेस की तरह सिर्फ देखें, इसमें बहुत अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।